सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 7th पेपर यानी कि सप्तम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के पवन सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आप लोग डजन सीरीज में भी आपने 2 पार्ट में पढ़ा है, यहाँ पर भी हम आपको 2 पार्ट में ही पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट यहाँ पर इस वीडियो में आज आप पढ़ने वाले हो। तो पहले क्वेश्चन से चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ओम में ओ के आगे बना हुआ यह संकेत है। तो यह संकेत क्या? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह क्या है? प्लुत स्वर है, आप सभी को पता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार के स्वर माने गए हैं और ये प्लुत स्वर का एग्जाम्पल ही है ओम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ई वर्ण का उच्चारण स्थान है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बा जो है तालु सही हो जाएगा। अकु विसर्जनीय नाम कंठा का मतलब हुआ आ, का वर्ग का, खा, ग, घ। इसके अलावा हा और विसर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? कंठ होगा। अब इचु यशा नाम तालु, इचु यशा मतलब छोटी ई, बड़ी ई, इसके अलावा य, इसके अलावा ये वाला शा और च वर्ग, च, छ, ज और झ। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो यहाँ पर देखिए ई वर्ड का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, पितृम पद में कौन सी संधि है? दोस्तों, यहाँ पर ये 2 बार र की मात्रा लगेगी। तो जब इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये पितृ धन इस तरीके से ऋणम होगा, तो इसमें होगा दीर्घ संधि। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से पितृडम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्ति, ज्ञानात बिना न मुक्ति या उपयुक्त सभी। तो शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर आ, ज्ञानम बिना न मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्विंशति का अर्थ है। तो विंशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4। तो 20 और 4 कितना हो गया? 24। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संख्यावाची शब्द एकोन विंशति अंक का वाचक है। एकोन विंशति एक नहीं है 20 में, विंशति मतलब 20 और एकोन एक नहीं है यानी कि 20 - 1 19। तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो कर्म कारक कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को करण से, तो आपको याद ही है। तो ऑप्शन बा यहाँ पर सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 है, इको यणच सूत्र है। इको यणच यण संधि, आप देखिए इसमें सूत्र में ही यहाँ पर आंसर छिपा हुआ है क्वेश्चन में ही। तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संस्कृत में प्रत्ययों की संख्या होती है 2, 3, 4 या फिर 5। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछना कुछ इस तरीके से चाहिए था, संस्कृत में प्रत्ययों के प्रकार कितने होते हैं? प्रत्ययों के प्रकार, तो प्रत्यय के प्रकार अगर पूछेगा दोस्तों यहाँ पर सही यही होना चाहिए था। तो संस्कृत में प्रत्ययों के प्रकार यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों। तो प्रत्यय के प्रकार होते हैं, क्वेश्चन में ये होना चाहिए था और प्रकार के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 या 5। तो संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, यही 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, चंद्रशेखर में समास है। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है बहुब्रीहि समास ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्वनि के काल या समय से उत्पन्न भेद है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत या उपरोक्त सभी। तो ध्वनि के काल या समय से उत्पन्न भेद, यहाँ पर आपको पता है कि ध्वनियों के आधार पर ही हमने क्या किया है, स्वर को 3 भागों में बांटा है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को बोलने में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वर होते हैं उदात्त, अनुदात्त या स्वरित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है। कंठ, जीवा, तालु, मूर्धा, दंत, ये सब क्या है? उच्चारण स्थान कृत भेद ही तो है। तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, र, ला और वा। तो ऑप्शन व जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उष्म व्यंजन होते हैं। तो आपको पता ही है तीनों शा और हा।
तो यहाँ पर ऑप्शन बा यहाँ पर भी सही हो जाएगा, उष्ण व्यंजन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है पाणिनि। पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। ऑप्शन ब जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को माहेश्वर सूत्रों को पढ़ाया है, आप लोग प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा, पहली ही क्लास में मैंने पढ़ाया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या। संस्कृत भाषा में ध्वनियों की कुल संख्या अगर पूछेगा तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द 64, 64। क्वेश्चन नंबर 18 है संस्कृत भाषा में कुल स्वर कितने हैं? दोस्तों संस्कृत भाषा में स्वर 9 भी माने गए हैं, 13 भी माने गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ना तो 9 है ना तो 13 है, तो आप याद रखिएगा अगर ऑप्शन में 9 दिया है तो आप 9 को ही सही लगाओगे, और अगर 9 नहीं दिया है तब आप 13 को लगाओगे। ठीक है, वैसे जो मुख्य रूप से माना गया है वो 9 ही माना गया है, लेकिन अगर 9 नहीं है ऑप्शन में तब आप 13 लगाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन कितने? तो संस्कृत भाषा में कुल व्यंजन 33 माने गए हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन में 33 नहीं दिया, स्वर भी नहीं सही से दिया है, व्यंजन भी। तो स्वर 9 या 13 और जो व्यंजन है वो 33, याद रखिएगा। संस्कृत भाषा में यम कितने हैं? तो संस्कृत भाषा में यम की संख्या 4 है, ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं। तो संस्कृत भाषा में भी वर्णों को 2 भागों में ही बांटा गया, स्वर और व्यंजन, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है संधि के भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? आपको पता है संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर देखिए स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। उपेंद्र में संधि है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा उपधन इंद्र उपेंद्र। तो यहाँ पर इसमें होगा गुण संधि, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है यद्यपि में संधि है। तो यदि धन अपि, यदि धन अपि, यद्यपि, दोस्तों इसमें संधि है यण संधि, तो ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते दोस्तों, यहाँ पर गंगा में होगा अनुस्वार संधि, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। अब कैसे होगा चलिए इसको हम देखते हैं। अनुस्वार संधि कैसे होगा, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे गंगा का, तो ये होगा गम धन गा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है छात्रापि में संधि है। सेरी संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा दीर्घ संधि छात्र धन अपि, छात्र धन अपि, छात्रापि। क्वेश्चन नंबर 27 है पावक में संधि है। पावक में संधि है या पावक में संधि है, तो पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा पोधन अकह, पावकः। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आ अयादि स्वर संधि राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है संस्कृत में समास का प्रयोग किया था। संस्कृत में समास का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता भाव लाने के लिए, छोटा करने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए किया था। तो ऑप्शन सा जो है आ और बा दोनों ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। तो ऑप्शन द जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है बहुब्रीहि समास के भेद हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि और व्यधिकरण व्यधिकरण बहुब्रीहि। तो ऑप्शन सा आ और बा दोनों दोस्तों यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है भ्रातरों में समास है। तो भगनी च भ्राता च ये इसका विग्रह होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें हो जाएगा एक शेष द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्या धनम में समास है। तो विद्या रूपी धन, विद्या यहाँ पर एडजेक्टिव यानी कि यहाँ पर देखिए विशेषण हो गया। तो विद्या यहाँ पर विशेषण और विशेष्य की बात की गई है। विद्या रूपी धन, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है कर्मधारय समास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6, 8, 12 या 18। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 6। क्वेश्चन नंबर 34 है दस आनन यस्य सह समास विग्रह के बाद शब्द होगा। दस आनन यस्य सह, 10 है सिर जिसके अर्थात रावण या दशानन। तो दस आनन यस्य सह यानी कि 10 है सर जिसके अर्थात दशानन। तो ऑप्शन बा जो है सही, दशानन मतलब रावण। क्वेश्चन नंबर 35 है बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं 2, 6, 7 या 8। दोस्तों
जो बहुब्रीहि समास होता है इसके 5 प्रकार होते हैं। समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्याधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि और प्रादि बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है 5। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, शब्द बनते हैं वर्णों के सहयोग से, अक्षरों के सहयोग से, आ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के सहयोग से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इसके अलावा अक्षरों के सहयोग से भी क्या बनते हैं? शब्द ही तो बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है आ और ब दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, और 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, फल शब्द में लिंग है अकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, आ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फल शब्द में अकारांत पुल्लिंग है, याद रखिएगा। फल, ल के पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है, आ की वजह से यहाँ पर अकारांत, और फल शब्द क्या है? पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिशु शब्द है इकारांत पुल्लिंग, उकारांत नपुंसक लिंग, आ और ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिशु शब्द है, शिशु शब्द पुल्लिंग है, लड़की है, लड़का, ये कोई नहीं जान रहा है। शिशु मतलब वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है। बच्चे का मतलब बच्चे होता है ना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो यहाँ पर देखिए शिशु, यहाँ पर सा पर छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है, यानी कि उकारांत हो गया ये। तो उकारांत नपुंसक लिंग, ऑप्शन बा जो है सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में नहीं होती है पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबोधन, या इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत में सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है, ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी आपके पवन सीरीज के क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इस वीडियो में मैं करा दे रही हूँ। इसी एक वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है आपके पवन सीरीज में। अब क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे, संस्कृत में अस्मत् तथा युष्मत् के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, समान नहीं होते हैं, अ व ब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अ, समान होते हैं। अस्मद और युष्मद, ये दोनों ही रूपों को मैंने लिखवाया है, आप लोगों को नोट्स बनवाया है और अच्छे से याद करना भी बताया है। आप लोग प्लीज क्लासेस को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है, बालक में चतुर्थी विभक्ति में प्रथम वचन में रूप होगा। तो बालक शब्द रूप आप लोगों को याद ही होगा। यहाँ पर देखिए बालकाय, बालकात, बालकिन, और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो राइट आंसर है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय होगा, ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा नपुंसक लिंग है? बालक, एते, नदी या सर्वा। तो ये एते जो है ये नपुंसक लिंग है, और ये आप लोगों ने राजन सीरीज में भी देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, के रूप है पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग या सर्वनाम। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्त्रीलिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, धातुओं को संस्कृत में कितने गणों में बांटा गया है? तो धातुओं को संस्कृत में 10 गणों में बांटा गया है, तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, संस्कृत पाठ्यक्रम में लकारों की संख्या। तो संस्कृत का जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका सिलेबस है, इसमें लकारों की संख्या कितनी है? 5 है। लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो यहाँ पर ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, श्रय धातु से लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो श्रय धातु यानी कि यहाँ पर देखिए लिट लकार यानी कि भविष्य काल में, और मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर है श्रोष्यसि, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, दृश्य धातु का लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन का रूप होगा। तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा। तो यहाँ पर आप देखिए उत्तम पुरुष का द्विवचन का रूप होगा, तो पश्यामि, पश्यावः, पश्यामा। तो पश्यावः होगा, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर आते हैं, लब धातु का लोट लकार के प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो लोट लकार होता है लब धातु का, यहाँ पर भ के नीचे हलंत। तो देखिए लब धातु में जो लोट लकार होता है दोस्तों, उसमें होता है लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभेत्वम, लभय, लभावह, लभामह। तो यहाँ पर देखिए लभंताम जो है ये बहुवचन में होगा, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में लभंताम होगा। तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं दोस्तों, अस धातु लंग लकार के उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो लंग लकार होता है वो भूतकाल होता है। देखिए इसका होगा आसीत, आस्ताम, आसन,
आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। तो यहाँ पर देखिए आस्व दिया हुआ है उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन द सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कर्म कारक में विभक्ति होती है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या इनमें से कोई नहीं। तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, नाम मात्र में विभक्ति होती है। दोस्तों नाम मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है, जिसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता क्या होता है, किसी ना किसी व्यक्ति का नाम ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 53, कर्म कारक का चिन्ह है कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बा जो है को राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है एक कर्मक धातुओं में, द्विकर्मक धातुओं में, बहुकर्मक धातुओं में या इन सभी में। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है द्विकर्मक धातुओं में। ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, नवनवति। नवनवति, नवति मतलब 90 और 9 मतलब 9, तो 90 और 9 99। तो ऑप्शन सा जो है 99 राइट आंसर हो जाएगा। नवनवति शब्द का अर्थ होता है 99। क्वेश्चन नंबर 56 है, सहस्त्रम का अर्थ है, सहस्त्रम मतलब दोस्तों होता है 1000। तो ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, राम कृष्णो शब्द में समास है। तो रामश्च कृष्णश्च यानी कि द्वंद्व समास। ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, त्रिलोकी शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों त्रिलोकी, त्रिलोकी में यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि समास तो दिया नहीं, इसलिए राइट आंसर क्या है, द्विगु समास। त्रि मतलब 3, और जहां पर भी संख्यावाचक शब्द आएगा वहां पर ध्यान रखना है द्विगु समास होगा, और अगर द्विगु नहीं होगा तो क्या होगा, बहुव्रीहि होगा। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिलोकी वैसे भी आपको पता है भगवान शिव के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर त्रिलोकी देखिए दिया नहीं है बहुव्रीहि, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, द्विगु समास लगाएंगे। द्विगु समास जैसे कि पंचवटी, नवरत्न, इसके अलावा नवरात्रि, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है। चौराहा भी द्विगु समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राजपुत्र में कौन सा समास है। दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, राजा का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी बात को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं। किसी बात को सुनकर, क्या कोई टीचर कुछ बोल रहे हैं आप या इमला बोल रहे हैं उसको लिख रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। इमला बोलना कोई क्या कहते हैं, श्रुतलेख कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा वैसा ही लिखना। श्रुतलेख, कथन, सुलेख या अनुलेख। तो किसी वाक्य को देखकर ठीक वही सेम टू सेम उतारना, ये होता है अनुलेख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है, किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना, उसे कहते हैं सुलेख, कथन, श्रुतलेख या नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज है कि देख देख करके लेकिन सुंदर लिखना। सुंदर लिखना को हम क्या कहते हैं, सुलेख कहते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए था सुंदर सुंदर लिखना। किसी के बोले हुए वाक्य को सुंदर सुंदर लिखना ही क्या कहलाएगा, सुलेख। तो ऑप्शन आ जो है तो यहाँ पर सही हो जाएगा, सुलेख। तो देखिए अगर सेम वही वाक्य है, सेम टू सेम, जैसे फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी अगर आप कोई चीज लिखा हुआ उसको देख करके सेम उतार रहे हैं तो वो अनुलेख हो गया। और कोई कुछ बोल रहा है आप कानों से सुन करके लिख रहे हैं, सुन करके, तो श्रुतलेख होगा। और अगर आप सुंदर सुंदर, किसी ने कुछ बोला है उसको आप अपनी भाषा में सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, अपनी भाषा में सुंदर सुंदर या वही सुंदर सुंदर देख करके लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, सुलेख होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं। दोस्तों संस्कृत में जो समास होता है इसके 4 भेद होते हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। कैसे दोस्तों, जो हिंदी होता है इसमें आपने कितना पढ़ा है, इसमें आपने 6 समास पढ़ा है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास पढ़ा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो संस्कृत होता है उसमें मुख्य रूप से अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पर कर्मधारय समास और द्वंद्व समास, ये दोनों समास जो हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत। यहाँ पर जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इस वजह से द्विगु समास और कर्मधारय समास को यहाँ पर तत्पुरुष समास में मान लिया गया, जिस कारण से संस्कृत में केवल 4 समास होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर इस तरीके से एग्जाम में पूछता है कि संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं, तो 4 ही होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। और इसके अलावा कर्मधारय समास और द्विगु समास किसके अंतर्गत मान लिए गए हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत मान लिए गए हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा। और वैसे आपको पता ही है कि 6 भेद होते हैं,
लेकिन यहाँ पर संस्कृत की बात होगी तो 4 ही आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 64 है, उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ बदल जाता है, क्रिया का, धातु का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा दोनों का। क्वेश्चन नंबर 65 है, उपसर्ग के प्रयोग से वाक्य हो जाता है, चमत्कार युक्त, गरिमापूर्ण, अ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा अ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रत्यय होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, अ और बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा अ और बा दोनों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। संस्कृत में वाक्य की क्रियाएं होती हैं डैश वाच्य में, 4, 3, 5, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। दोस्तों संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं, कर्मवाच्य, कतिर्वाच्य और भाववाच्य। तो कतिर्वाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 68 है, गुरु शब्द का द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या होगा। तो गुरु शब्द का दोस्तों गुरु, गुरु, गुरुवा, गुरुम, गुरु, गुरून। तो यहाँ पर देखिए गुरु हो जाएगा, ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। ये सब मैंने आप लोगों को करवाया है और याद करने की ट्रिक भी बताई है क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 69 है, मुनि शब्द का प्रथमा विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा मुनि। क्वेश्चन नंबर 70 है, नदी शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन क्या होगा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा नदी भ्याम। क्वेश्चन नंबर 71 है, धेनु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा। धेनु, धेनवा, धेनुभ्याम, या धेनुषु। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा धेनवा। क्वेश्चन नंबर 72 है, तीन त्रि का प्रथम विभक्ति प्रथम वचन क्या होगा। तो ये होगा त्रय, ऑप्शन दा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या। अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना, जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलग होते हैं, छत से बिल्ली कूदी, अलग होने का बोध जहां भी होगा वहां पर अपादान कारक होगा, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं। नारियल को संस्कृत में दोस्तों कहते हैं नारिकेलम, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं। सेब को संस्कृत में कहते हैं सेवम, ऑप्शन बा सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है, सरसों को संस्कृत में क्या कहते हैं। सरसों को संस्कृत में कहते हैं सरसपा, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों संस्कृत में संज्ञा 3 ही मानी गई हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और वैसे आपको पता है कि कितने होते हैं, 5 होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो समास होते हैं वो 4 ही माने गए हैं संस्कृत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ, आ, का वर्ग और विसर्ग और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, एकोन चत्वारिंशत शब्द का अर्थ है। चत्वारिंशत मतलब 40 और 40, एकोन एक नहीं है, 40 में एक नहीं है, यानी कि 39। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। 2016 में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, चोर भयम में समास है। चोर भयम यानी कि चोर से भय, ऑप्शन आ जो है तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं के साथ विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भयार्थक और रक्षात्मक धातुओं के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, अहम बालकम पश्यामी वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। तो मया बालकः दृश्यते 2016 में ये भी पूछा गया है, तो ऑप्शन आ सही हो गया। इस तरीके से पूरा एक ही वीडियो में मैंने खत्म कर दिया आप लोग का ये पूरा का पूरा पवन सीरीज का संस्कृत विषय के बहुविकल्पी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप लोग इसको, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने कॉलेज ग्रुप में अपने प्रिय मित्रों को। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको 3rd सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को अगर सारे विषयों की नोट्स चाहिए, सारे विषयों के आपको पीडीएफ चाहिए, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, रजन सीरीज की पूरी पीडीएफ चाहिए, हर विषय के चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए दोस्तों। जय हिंद।